आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का सेकंड चैप्टर करेंगे या फिर सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली स्टार्ट किया था कैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए रहते हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था दो वो थे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे कि CGS, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था MKS, SI सिस्टम और FPS सिस्टम, राइट। थर्ड हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे उन्हें हमने डिस्कस किया था। और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किए थे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो था डायमेंशन से रिलेटेड, जिसमें हमने डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस और डायमेंशंस खुद क्या होता है वो डिस्कस किया था, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करे थे उस पर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला से ही, ताकि हम रिकलेक्ट कर पाए हमने क्या किया था। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम अगर क्वेश्चन लें, काइनेटिक एनर्जी के को हम काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं, ओके। और इसमें ही एस को हम कंसिडर करेंगे डिस्प्लेसमेंट, ओके। एस को डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है के इक्वालेंट टू अल्फा इंटू एस स्क्वायर, और यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो बेसिकली हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे कि अल्फा का वैल्यू क्या हुआ, अल्फा को एक साइड रखो और एस को वो साइड लो, तो के अपॉन एस स्क्वायर। के मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने देखा एनर्जी का फॉर्मूला mL² T-2 होता है। ये लर्न करके रखो, क्योंकि हमेशा एनर्जी, ओके, और वर्क, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, इन दोनों का, एनर्जी और वर्क का। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर टोटल एनर्जी हो, सारे एनर्जीज या फिर वर्क जो होते हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होते हैं, जो है mL² T-2। एस स्क्वायर मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर और एल स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा m T-2। ये हुआ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सपोज हमें डायमेंशंस पूछा रहता तो यहाँ पे लिखते हम डायमेंशंस ऑफ m इज 1, क्योंकि m के ऊपर क्या वैल्यू है, 1 है। और डायमेंशंस ऑफ टाइम पीरियड जो है, यहाँ पे टाइम पीरियड अगर कहे तो वो है -2, क्योंकि टाइम पीरियड के ऊपर कौन सा पावर है, -2 का पावर है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट दो रूल्स सीखे थे। जब भी हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। और दूसरा जो हमने देखा था, जब भी इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड होता है, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला में वो राइट हैंड साइड से इक्वल होता है। इसके बेसिस पे भी हमने क्वेश्चन किया था। आज हम जो करने वाले हैं वो रिलेटेड होगा थोड़े क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन से हम टॉपिक को समझेंगे कि ये टॉपिक कैसा होता है। तो क्वेश्चन है, चेक एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेसी चेक करनी है ऑफ द रिलेशन T इक्वलेंट टू 2π√L/g, ओके। तो हमें ऐसे इक्वेशन दिया है और हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल है या नहीं। तो ये सेकेंड रूल को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। पहले तो अगर LHS और RHS इक्वल रहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से, तो ही ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, ओके। कब करेक्ट होगा, जब LHS और RHS इक्वल होगा। अभी पहले तो हम LHS देखेंगे, ओके। LHS क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया है, केवल टाइम पीरियड दिया है, तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड, ओके। ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड में देखें तो क्या दिया है, 2π दिया है √L/g। हमें ये पता है 2 और पाई ये दोनों टर्म जो है ये डायमेंशन लेस होते हैं, तो इनका वैल्यू 1 ले लो, ओके। फिर L का डायमेंशन देखो, कैपिटल L, ओके। G क्या है, G मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये सेम एक्सेलरेशन की तरह काम करेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी और उसके डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। डिवाइडेड बाय टाइम हुआ तो ये डिनोमिनेटर में आया। बाद में अगर हम इसे एक्सपांड करें, L अपॉन वेलोसिटी, ओके, और टाइम नीचे जो था वो ऊपर चला जाएगा, तो अपॉन टाइम, ये पूरा रूट में है। इसके बाद इसे अगर हम सॉल्व करें, L तो L रहेगा,
वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब एल अपॉन टी, तो टी और एक ऊपर चला जाएगा और ऊपर एक और टी था तो एल टी टी। ओके, इसे अगर हम और भी आगे देखें तो एल से एल कैंसिल होगा, तो ये क्या आ गया रूट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब टी, तो ये हुआ हमारा आर एच एस। हमने एल एच एस में क्या फाइंड किया था, ये फाइंड किया था, और आर एच एस में क्या किया, वापस से टी आया, तो मतलब एल एच एस और आर एच एस इक्वल है। ओके, एल एच एस और आर एच एस इक्वल है, मतलब जो फॉर्मूला हमें दिया था टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, ये क्या है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, डायमेंशनली करेक्ट। इसमें ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर क्वेश्चन आया कि इस ऐसा क्वेश्चन आया सपोज टी इज इक्वालेंट टू रूट ऑफ एल बाई जी, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 2 पाई दिया है, यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई नहीं किया है, राइट, ये दिया नहीं है, डायरेक्ट ये दिया है, तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्योंकि हमने देखा था एल एच एस में क्या आया था, टी आया था, और आर एच एस को भी जब हमने सॉल्व किया था तभी भी टी आया था। 2 पाई का तो कोई वैल्यू नहीं था क्योंकि ये डायमेंशन लेस था, लेकिन ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम ये नहीं बता सकते कि ये एक्चुअली करेक्ट है, मतलब न्यूमेरिकली या फिर मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं, ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, इनके वजह से हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये इक्वेशन जो है वो एक्चुअली मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं। तो जब भी हम डायमेंशंस यूज़ करेंगे ना, तभी हम केवल यही पता कर सकते हैं कि वेदर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। मैथमेटिकली करेक्ट या नहीं ये हम डिराइव करके फॉर्मूला देखते हैं। ओके, मैथमेटिकली करेक्ट या नहीं ये हम डिराइव करते हैं और उससे पता चलते हैं। अभी अगर आगे एक और क्वेश्चन देखें जो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अगर हमें ये दिया है क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड है, ओके, टाइम पीरियड सपोज दिया है, ओके, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, हमें कहा है टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का हो, और ये क्या कर रहा है, इट इज प्रोपोर्शनल। हमें कह रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब पता है, हम ये सिंबल यूज करते हैं, तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल कह रहे हैं टू, ऐसे क्वांटिटीज देंगे, मास, ओके, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे हमें दिया है। बाद में ये कह रहे हैं कि फाइंड दी एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को मास, लेंथ और एक्सेलरेशन से रिलेट कर पाए। अभी यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले तो आप करोगे समझने का कि टाइम पीरियड को आप जो भी क्वेश्चन में दिया है पहले उतना ही लिखो, ज़्यादा नहीं करना है। पहले दिया है टाइम पीरियड क्या है, प्रोपोर्शनल है, किससे, मास, फिर लेंथ और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक और चीज़ जो करना है वो है, जो भी वैल्यू आपने लिखा है उसे एक पार दो। सपोज ए दिया यहाँ पे बी दिया पार और यहाँ पे सी दिया। ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि लास्ट में आपको ए, बी और सी का वैल्यू पता चलेगा और फिर आप एक फॉर्मूला लिख पाओगे जिसमें टी जो है कैसा एम, एल और जी से रिलेटेड है, ओके, बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। अभी जब हमें प्रोपोर्शनल साइन निकालना होता है तभी हमें कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने देखा था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर करते थे ग्रेविटेशन के चैप्टर में, ओके। तभी अगर हमें प्रोपोर्शनल निकालना था तो हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जी, जो था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ही ये भी जो क्वेश्चन में दिया है केवल प्रोपोर्शनैलिटी तक दिया है। अगर आपको वहाँ पे एक इक्विवेलेंट साइन ऐड करना है तो आप खुद से एक कांस्टेंट कंसिडर करो। हम कंसिडर करेंगे एक कांस्टेंट जो है k, सो t इक्विवेलेंट टू k, m टू पावर a, l टू पावर b, g टू पावर c, ओके। अभी हमें करना है कि k जो है इसका वैल्यू हमें कभी भी पता नहीं चलेगा एक्सेप्ट अगर हम मैथमेटिकली फाइंड करने की कोशिश करें, लेकिन बाकी चीज़ों का पता चलेगा। तो t को डायमेंशनली लिखो कैपिटल T,
m को डायमेंशनली लिखो, k तो वैसे ही रखो, m को लिखो कैपिटल M रेज टू a। फिर l को आप l लिखते हो डायरेक्टली और उसके पावर b। अभी g को कैसे लिखते हो, g एक्सेलरेशन है, अभी देखा था एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है LT-2 और इसका पूरा पावर c। अभी थोड़ा एक्सपांशन करो, k m2 पावर a, l2 पावर यहाँ पे देखो b, ओके, फिर यहाँ पे करो l2 पावर c, ओके, l2 पावर c और t2 पावर -2c। ये समझा, l के ऊपर c आया है, t2 पावर -2c आया है। अभी क्या करेंगे, l और l सेम है राइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो ऊपर के जो एक्सपोनेंट्स है वो ऐड अप होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि k है, m2 पावर a है, l के पावर b और c है तो l2 पावर b प्लस c होगा, ओके। बेस सेम है तो ऊपर के क्वांटिटीज ऐड होते हैं अगर दोनों ये बेसिस मल्टीप्लाई हो रहा है, और t2 पावर -2c, ओके। अभी डायमेंशंस के हिसाब से ये पता है कि LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, उसके ही बेसिस पे हम LHS और RHS के एक्सपोनेंट्स को इक्वल करेंगे। ये देखो टाइम पीरियड LHS में है और RHS में भी है। अभी टाइम पीरियड यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जो 1 दिख रहा है ये इक्वल होगा -2c से, क्योंकि हम LHS RHS इक्वल करेंगे तो इनके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे, ओके। तो हम लिखेंगे 1 विल बी इक्वलेंट टू -2c। अभी ये तो हमें एक मिल गया, 1 इज इक्वलेंट टू -2c। इससे क्या मिलेगा, c का वैल्यू मिलेगा -1/2। c का वैल्यू मिल चुका है, ओके। इसे इक्वेशन 1 करके रख दो। अभी m2 पावर a है और LHS में क्या है, m के ऊपर कुछ नहीं है, m0 और l0, ओके। अगर दिया नहीं है तो डायरेक्ट m2 पावर 0 लिख दो, ओके। दिया रहेगा तो ही आप ऐसे इक्विवेलेंट कर सकते हो, नहीं दिया है तो a का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल। ये देखो ये वाला a और ये वाला 0। अभी l2 पावर b प्लस c किससे इक्वल होगा, l2 पावर 0 से, सो b प्लस c विल बी इक्वलेंट टू 0। अभी b का वैल्यू क्या आया, -c। c का वैल्यू आपको यहाँ से पता है -12, तो -12 माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, तो b का वैल्यू +12 होगा। ये आपको समझा रहेगा कि a, b और c का हमने वैल्यू निकाल दिया है। अभी इनिशियली क्या देखा था कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 पावर a, l2 पावर b, g2 पावर c। वही हम वापस से नीचे लिखते हैं ताकि आप समझो, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 पावर a, l2 पावर b, g2 पावर c। बाद में हमने क्या किया था, t इज इक्वल टू k, m2 पावर a, l2 पावर b, g2 पावर c। अभी a का वैल्यू क्या है, हमने निकाला है 0, तो k m2 पावर 0 करो, l2 पावर b है तो b का वैल्यू क्या है, हाफ है, और g2 पावर c है, c का वैल्यू क्या है, -12 है। अभी इसे और एक्सपांड करके लिखो, t इज k m2 पावर 0 मतलब क्या, किसी का भी पावर 0 है तो उसे डायरेक्टली 1 करके लिख दो। ये देखो यहाँ पे भी जो ऊपर अगर देखें तो m2 पावर 0 था, ओके। m2 पावर 0 मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 ही लिख सकते हो, ओके। ये केवल t दिया था ना, इसकी मल्टीप्लाई में 1 है तो हम 1 के जगह पे l2 पावर 0 लेते हैं और m2 पावर 0 लेते हैं ताकि हम LHS RHS इक्वल कर दें। तो किसी का भी पावर अगर 0 है, ओके, सपोज यहाँ पे m2 पावर 0 दिया है तो आप डायरेक्टली उसे 1 करके लिख दो, तो इसे डायरेक्टली 1 करके लिख दो, k इंटू 1। l2 पावर हाफ मतलब रूट ऑफ l, समझा, l2 पावर हाफ मतलब रूट ऑफ l। g2 पावर -12, ये ऊपर माइनस है तो हम नीचे लाते हैं g को, तो g2 पावर +12 हुआ। तो हाफ जब भी पावर रहता है तो क्या होता है, रूट होता है। तो क्या करेंगे अब आगे, t इज इक्वल टू k इंटू रूट ऑफ l बाय g। अभी ये जो k है इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि k का वैल्यू क्या था, 2π। कभी कभार क्वेश्चन में दिया रहता है कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैज द वैल्यू 2π, तभी आप लिख सकते हो, या फिर लास्ट फाइनल आंसर यही तक लिखो और छोड़ो। मतलब आपको k का वैल्यू ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चलता, इधर क्वेश्चन में दिया रहेगा होगा या फिर आप खुद से जो मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं है कि आप मैथमेटिक डिराइव करो, ऐसे k करके छोड़ सकते हो ताकि आप पता चले कि यहाँ पे कांस्टेंट से आप
लिख रहे हो। ओके, अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने LHS और RHS इक्वल करने के लिए हमने सेकेंड रूल का यूज़ किया था। अभी आगे भी हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे सेम बेसिस पे। ओके, ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। तो हमें दिया है एक सॉलिड स्फीयर है। ओके, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसे हमने क्या किया है, सॉलिड स्फीयर को हमने एक लिक्विड में डाला है। ओके, सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, और लिक्विड में जब वो मूव कर रहा है तभी लिक्विड क्या कर रहा है, द लिक्विड अपोज कर रहा है। अपोज मतलब उसके विरुद्ध जा रहा है। द लिक्विड अपोजेस इट्स मोशन, ओके, विद opposes with a force F। तो एक F फोर्स से उसे अपोज कर रहा है। वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड कहो, वैल्यू ऑफ F, ये जो फोर्स का वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन, तो F का जो वैल्यू है वो 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। कौन से 3 क्वांटिटी? पहले तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसे आप कंसिडर करो एक सिंबल नीटा। दूसरा जिस पे डिपेंड कर रहा है वो है रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का रेडियस जो है वो दिया है r। और तीसरा जिस पे डिपेंड कर रहा है वो है स्पीड ऑफ स्फीयर, स्पीड ऑफ स्फीयर, और इसके लिए जो सिंबल दिया है वो है v। देन फाइंड द रिलेशन, फाइंड रिलेशन। तो आपको इतना दिया है, इससे हम डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं। तो सपोज ये कंटेनर है। ओके, इस पे जो है एक फ्लूइड है। ओके, ये फ्लूइड में हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट या फिर एक स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर लिया है। सपोज ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, इसे हमने लिया है फ्लूइड में। ये क्या कर रहा है, ये नीचे मूव कर रहा है। ओके, और ये मूव कर रहा है एक वेलोसिटी v से। इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। ओके, या फ्लूइड डायनामिक्स या फिर फ्लूइड के चैप्टर में पढ़ने वाले हो आगे, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ डिराइव करना है फॉर्मूला, तो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लूइड जो है इसका विस्कोसिटी नीटा दिया है, नीटा जो है इसका विस्कोसिटी है, और ये जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो r है। ओके, स्फीयर का रेडियस r दिया है, और ये जो है हमें बताया है कि फोर्स जो है इस पे जो एक्ट कर रहा है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर और वेलोसिटी। अभी जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही करते जाओ, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल के k लिखो, फिर नीटा r p, नीटा के ऊपर a, r के ऊपर b, b के ऊपर c। अभी f जो है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा था, mlt-2 लिखो, इट इज इक्विवेलेंट टू k। नीटा का हमें नहीं पता तो नीटा टू पावर a लिख दो। ओके, r का हमें पता है जो होता है l। ओके, और अगर हमें वेलोसिटी देखे, r l है और उसके पार b लिख दो, और वेलोसिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है lt-1 और इसके पार c। ओके, उसके बाद हमें जो करना है, पहले तो हमें रिलेशन फाइंड करना है, मतलब इनमें से कैसे रिलेट होता है। यहाँ पे भी a b c लिख दो। जब हम रिलेशन फाइंड करते हैं तभी हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स को हम LHS और RHS में इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ओके, विस्कोसिटी जो है इसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था। ओके, जो था m l-1 t-1। अभी आपको याद नहीं रहेगा तो प्रीवियस लेक्चर में आप देखो हमने कैसे विस्कोसिटी का डिराइव किया था। ऐसे कुछ टर्म्स है जिन्हें हम आज भी लेक्चर में एंड की तरफ देखने वाले हैं ताकि आप रिवाइज कर सको। ओके, तो m l t-2 वापस से लिखो, इक्विवेलेंट टू k। नीटा का हमने देखा था m l-1 t-1 और इसका पावर a, फिर वैसे ही यहाँ पे l टू पावर b, यहाँ पे एक्सपांड कर दो l टू पावर c एंड t टू पावर -c। अभी इसे भी वापस से एक्सपांड करो k, m टू पावर a, l टू पावर -a, t टू पावर
माइनस ए। क्या किया, बस ए को m के पावर से मल्टीप्लाई किया, l के पावर से और t के पावर से, फिर l टू पावर b, l टू पावर c, t टू पावर माइनस c, और लेफ्ट हैंड साइड पे m l t टू पावर माइनस 2। इतना आपने कर चुके हो तो इसके आगे हमें बस साथ में लाना है सिमिलर बेस के टर्म्स। देखो k वैसे ही लिखो, m के जैसे कोई और दिख रहा है नहीं तो m के पावर a वैसे ही रखो, l की तरह दिख रहा है 1 2 3, 3 है, बेस सेम है तो ऊपर के क्वांटिटी ऐड कर दो, माइनस a, ओके ये हुआ माइनस a, ये हुआ माइनस प्लस b प्लस c, ये हुआ हमारे l के जो टर्म्स है साथ में लिख दिए। वैसे ही t के जो टर्म्स है 2 है, इनमें से यहाँ पे माइनस ए और माइनस सी दोनों को ऐड करो, माइनस ए माइनस सी। तो ये था हमारा क्लबिंग, मतलब साथ में लाना। और लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखो m l t टू पावर माइनस 2। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एक्सपोनेंट्स या फिर पावर्स हैं उन्हें हम इक्वल करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब m टू पावर 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब n टू पावर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से पता चल रहा है a इज इक्वल टू 1, मतलब m का जो दोनों साइड पार है वो इक्वल करो। अभी l का कर दो, माइनस a प्लस b प्लस c इक्वलेंट टू 1, और t का पार कर दो, माइनस a माइनस c किससे इक्वल होगा, माइनस 2 से। a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे डाल दो 1 डाल दो, माइनस c इक्वलेंट टू माइनस 2, माइनस c क्या होगा माइनस 2, और ये राइट साइड पर लाएंगे तो प्लस 1 जो होगा माइनस 1, माइनस सी इक्वलेंट टू माइनस 1, तो सी इक्वलेंट टू प्लस ऑफ 1। तो सी का वैल्यू मिला और ए का वैल्यू मिला। अभी दोनों से हम बी का वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 डाल दो प्लस बी, और सी का वैल्यू 1 है तो वापस से डाल दो। सो बी विल बी इक्वलेंट टू माइनस 1 और प्लस 1 क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट होंगे मतलब 0 होगा। ओके, और बाद में अगर हम राइट साइड पे देखें तो केवल 1 बचा है तो b टू पावर 1। तो आपको क्या पता चल रहा है, a b और c का वैल्यू तीनों का वैल्यू 1 है। तो ये रिलेशन वापस से नीचे लिखते हैं, क्या था, f इज इक्वल टू k नीटा टू पावर a, ओके r टू पावर b v टू पावर c। इसका मतलब k नीटा टू पावर 1 r टू पावर 1 v टू पावर 1। ये आपको समझा रहेगा क्योंकि a b और c तीनों का वैल्यू 1 है। तो डायरेक्टली आपको रिलेशन मिल चुका है। k का वैल्यू आपको नहीं पता, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, k नीटा r v। अगर आपको पता भी करना है तो k का वैल्यू होता है 6 पाई। ओके, ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन जो हमने फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने 2 क्वेश्चन किए थे इसके बेसिस पे। अभी हम एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ओके, जिसमें सपोज हमें दिया है प्रेशर ऑफ अ गैस अगर है वो हमें दिया है P। ओके, गैस का जो प्रेशर है उसके लिए एक सिंबल दिया है जो है P, और डेंसिटी ऑफ गैस जो है उसके लिए सिंबल दिया है रो। ओके, डेंसिटी ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ गैस दिया है। हमें ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन P and रो, देन फाइंड द रिलेशन। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं कंसिडर करूंगी कि आप भी कर सकोगे। ओके, इसका रिलेशन फाइंड करना है। अगर इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगी, डिपेंडिंग अपॉन आप क्वेश्चन अगर कमेंट में आपको डाउट है तो आप पूछ लो, या फिर ये होमवर्क की तरह कर दो क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है। आपको बस ऐसे ही करना है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है प्रेशर और रो से, प्रेशर को A दो, रो को B दो, फिर बाद में वापस से कर दो V इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट P टू पावर A रो टू पावर B। इसका जो सोल्यूशन है A और B का वैल्यू आप फाइंड करके कमेंट बॉक्स में डाल दो ताकि पता चले कितना आपको समझा है। अगर नहीं समझा तो सेम क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगी। ओके, तो हमने ये तीसरा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट। ओके, अभी अगर हम आगे देखें, आगे हमें क्वेश्चंस के अलावा हम थोड़ा सा अलग टाइप का कंसेप्ट समझेंगे आज। एक नया कंसेप्ट हमने देखा था, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके। मतलब 2 चीज़ होते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट।
अभी एक चीज़ याद रखना है, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट हम करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे कि 10 kg, ये क्या हुआ, ये हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या हुआ, यूनिट। ओके, ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, एक कांस्टेंट टर्म दिखा रहा है। अभी हम इसके बेसिस पे कन्वर्जन करने वाले हैं, मतलब अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई से अगर हमें सीजीएस कन्वर्ट करना है तो हम ये टाइप का फॉर्मूला यूज करके करेंगे। ओके, हम एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझे हम कैसे करेंगे। सपोज हमें क्वेश्चन में बोला है 1 न्यूटन। न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट फोर्स है, एसआई यूनिट है फोर्स का। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, ओके, इनटू डाइन। डाइन क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, डाइन एक सीजीएस यूनिट है फोर्स का। ओके, 1 न्यूटन को आपको डाइन में कन्वर्ट करना है। अभी इसके लिए पहले हम ऐसे लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट क्या है, कांस्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, N1 U1 विल बी इक्वल टू N2 U2। एक जो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को एसआई सिस्टम, राइट हैंड साइड को हमारा सीजीएस सिस्टम। ये अच्छे से समझ के रखो, क्योंकि ना हमेशा कन्वर्जन में आप यही डायरेक्टली यूज करोगे। सपोज एसआई दिया है और एफपीएस दिया है या फिर कोई और टाइप का दिया है तो आपको ऐसे ही करना है, एक साइड को एक टाइप का यूनिट का सिस्टम रखो और दूसरे साइड पे दूसरे का। अभी एसआई सिस्टम है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है N1 वैसे ही लिखो, यूनिट है वहां पे ऐसे लिखो। अभी फोर्स है ना, राइट, न्यूटन मतलब फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स लिखो, बाजू में जल्दी से लिखो, फोर्स लिखो। अभी फोर्स जो है उसका हमने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या देखा था, MLT-2। ये आपको याद है, फोर्स का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिखा था। तो U1 जो है, ओके, यहाँ पे आपको U1 जहाँ पे दिख रहा है उसके जगह पे आपको लिखना है MLT-2। देखो, ये जो U1 दिख रहा है उसके जगह पे यहाँ पे आप लिखो MLT-2। ये इतना आपको समझा रहेगा। N1 वैसे ही लिखो, बस डायरेक्टली U1 की जगह पे ये लिखो। अभी ये होगा इक्विवेलेंट टू, इसे आप इक्वल करो और लिखो N2। और U2 अगर आपको वापस से लिखना है तो U2 को आप क्या लिखोगे, फोर्स की बात कर रहे हैं तो वापस से MLT-2। अभी बस एक चीज आपको याद रखना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये जो पूरा का पूरा है, इसमें सारे एसआई सिस्टम के हम वैल्यूज डालेंगे और राइट हैंड साइड में सीजीएस सिस्टम का वैल्यू रखेंगे। अगर यहाँ पे फोर्स नहीं कुछ और रहता तो यहाँ पे U1 का वैल्यू चेंज होता दोनों तरफ। ओके, इतना ही अलग है। अभी आपको क्या दिया है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन मतलब 1, एसआई सिस्टम में मास के लिए क्या यूज करते हैं, देखो 1 kg यूज करते हैं, L के लिए मीटर्स यूज करते हैं, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपने पूछा कैसे, तो MLT-2 होता है। M मतलब मास, उसका मतलब kg, L मतलब मीटर, और इन दोनों को डिवाइड करके सेकेंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में याद रखना MKS को थोड़ा पुराना है, उसका ही मॉडिफिकेशन है। तो M मतलब मीटर में है, K मतलब kg है, S मतलब सेकेंड से। वैसे ही सीजीएस सिस्टम में डाइन है, तो डाइन को आप थोड़ा एक्सपांड करके लिख दो। डाइन को कैसे लिख सकते हो, ये तो सेम है MLT-2। तो मास के लिए सीजीएस में क्या यूज करते हैं, ग्राम। L के लिए आप सेंटीमीटर यूज करते हो, और टाइम के लिए सेकेंड स्क्वायर, दोनों में तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको समझा तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ना अब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स अगर डायरेक्टली एक वर्ड में यूनिट दिया है तो आप ऐसे उसे एक्सपांड कर पाओगे। ओके, जस्ट ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसे एसआई सिस्टम में अप्लाई करके देखो और बाद में उसे सीजीएस सिस्टम में अप्लाई करके देखो। ओके, अभी हम आगे देखेंगे एसआई सिस्टम में N1 क्या है। N1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। एसआई सिस्टम में N1 क्या दिया है, हमें 1 दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे N1 का वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 न्यूटन दिया है। अभी M जो है, M में क्या आएगा, kg, क्योंकि एसआई में kg यूज करते हैं। L के लिए क्या दिया है हमें, मीटर, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं S-2।
N2 जो है ये हमें दिया नहीं है, कितने डाइन हमें मिलेगा वो हमें पता करना है। M क्या है, मास। सीजीएस सिस्टम में क्या यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं। L के लिए सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, ग्राम जी ही लिखते हैं। और टाइम के लिए S-2। अभी इसे हमें सॉल्व करना है। सेकेंड स्क्वायर दोनों साइड सेम है तो ये कैंसिल आउट होगा। ओके, अभी केजी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 1 kg क्या है, 1000 ग्राम्स है। ओके, और मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, दैट इज 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ये आपने लिखा, 10⁻+2 होगा जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी इक्वल टू N2 ग्राम इंटू सेंटीमीटर। आपने ये कन्वर्जन क्यों किया पता है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से ग्राम और ग्राम कैंसिल करोगे, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल कर पाओगे। इतना आपको समझा रहेगा। अभी 1 इंटू कुछ भी होगा तो वही वैल्यू होगा। 10⁻1000 मतलब कितने जीरो से, 1 2 3, 3 zeros मतलब 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 विल बी इक्वलेंट टू N2। इतना समझा। भी बेस सेम है तो ऊपर के जो वैल्यूज है ये 3 और 2 ये ऐड अप होने वाले हैं। 10⁻3+2 5 हुआ, विच इज इक्वलेंट टू N2। मतलब कितने डाइन हुए, आंसर देयरफॉर 1 न्यूटन, ओके, जो हमें क्वेश्चन में दिया था, विल बी इक्वलेंट टू 10⁵ डाइन। ये आपको समझा, आपको कैसे कन्वर्ट किया हमने। अगर नहीं समझा तो थोड़ा सा पीछे करके वापस से समझो, या फिर मैं एक बार फिर से जल्दी से समझा देती हूँ। देखो, पहले हमें दिया था 1 न्यूटन एसआई सिस्टम को आपको डाइन मतलब सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम पहले यही फॉर्मूला यूज करके लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट क्या है, कांस्टेंट है। फिर हम लिखेंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 एसआई सिस्टम है और N2 U2 सीजीएस सिस्टम करके लिखो। एसआई सिस्टम में U1 और U2 दोनों को सेम लिखो। फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, MLT-2, और यहाँ पे भी MLT-2। ओके, बाद में N1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूटन हमें दिया है, तो हम N1 की जगह पे यहाँ पे 1 न्यूटन सब्सटीट्यूट करेंगे। लेकिन N2 जो है कितने डाइन है वो नहीं दिया है, राइट, वो फाइंड करना है, तो हम N2 को फाइंड करना है, इसलिए ऐसे ही छोड़ेंगे। अभी M मतलब kg होगा, क्योंकि एसआई सिस्टम में, या फिर MKS बोलो, MKS, K मतलब kg होता है, M मतलब मीटर होता है, S मतलब सेकेंड, तो M मतलब हम क्या डालेंगे, kg, L मतलब मीटर, T मतलब सेकेंड -2। वैसे ही सीजीएस सिस्टम में M मतलब ग्राम, L लेंथ है तो सेंटीमीटर, T S-2। दोनों साइड में यूनिट्स को कैंसिल करना है, ये मेन है, इसलिए हम kg को क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 kg 1000 ग्राम है और 1 मीटर 10⁻+2 सेंटीमीटर है। दोनों साइड का यूनिट कैंसिल हुआ। बाद में हम 10⁻3 करेंगे और 10⁻2 दोनों को ऐड अप करेंगे, क्योंकि बेस सेम है, 10⁻5, और N2 का वैल्यू हमें मिल चुका है, तो 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। ये हमें कंक्लूजन मिल जाता है। ओके, वैसे ही एक और ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम देख सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है, ओके, सपोज हमें पूछा है कि कैलोरी, कैलोरी क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट। कैलोरी हीट का एक यूनिट है, या फिर हम एनर्जी का भी यूनिट कह सकते हैं, हीट या फिर एनर्जी। और यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि ये कैलोरी यूनिट है इज इक्विवेलेंट टू 4.2 जूल्स। तो हमें कह रहे हैं कैलोरी किसके इक्वल है, 4.2 जूल्स के इक्वल है। अभी आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 जूल जो है वो किससे इक्वल है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हम ऐसे कंसिडर करें, सपोज वी यूज अ सिस्टम, हम ऐसा सिस्टम यूज करें ऑफ यूनिट इन विच, हम ऐसा सिस्टम यूज करें जिसमें यूनिट ऑफ मास का जो यूनिट है वो इक्वल है अल्फा केजीज। तो हम ऐसा सिस्टम यूज करेंगे जिसमें मास है अल्फा केजी। ये अल्फा जो है इसका वैल्यू हमें लास्ट में फाइंड करना रहेगा। ओके,
और वहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर, ओके। एंड यूनिट ऑफ टाइम जो है वो है गामा सेकेंड्स। तो हमें क्या दिखाना है? शो दैट अ कैलोरी, मतलब अ का यूज करते हैं जब हम वन को सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में लिखना है। अ कैलोरी मतलब शो दैट वन कैलोरी हैज वैल्यू 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा स्क्वायर इन न्यू यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा सा समझ के लेते हैं। पहले हमें क्या कहा है कि कैलोरी जो है ये हीट का यूनिट है। कैलोरी क्या है? हीट या फिर एनर्जी का यूनिट है, और कैलोरी का वैल्यू होता है 4.2 जूल्स, ओके। मतलब 1 कैलोरी क्या है? 4.2 जूल्स। ये हमें फर्स्ट लाइन से समझा है, इसे हम इक्वेशन 1 करके मार्क करते हैं, ओके। 1 जूल का वैल्यू दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। मतलब हमें अच्छे से बताया है कि kg मीटर सेकेंड से क्या पता चल रहा है? जूल जो है ये एसआई क्वांटिटी है, एसआई क्वांटिटी है। इतना आपको समझा kg मीटर सेकेंड को देख के। अभी हमें क्या कह रहे हैं? सपोज हम ऐसा यूनिट का सिस्टम यूज करें जिसमें मास अल्फा है, ओके, लेंथ बीटा है और टाइम जो है गामा है। तो हम वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। एक तरफ हमें पता है SI सिस्टम पक्का है, दूसरी तरफ का सिस्टम हमें थोड़ा सा पता नहीं है, तो हम इसे X वाला सिस्टम कंसिडर करेंगे, X सिस्टम। और एक तरफ SI सिस्टम है, मतलब जूल्स का हमें लिख के पता कर रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है ये आपको पहले समझना है। SI सिस्टम में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया है? 4.2 जूल्स दिया है, राइट। आपको लगेगा कि कैलोरीज दिया है, कैलोरीज को आपको 4.2 जूल्स करके लिख के क्यों दिया है? क्योंकि हमें SI क्वांटिटी लेना है, तो डायरेक्टली 4.2 जूल्स लिखना है, ओके। तो 4.2 होगा हमारा SI सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी यूनिट होगा क्या? हमें पता है एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी या फिर हीट। तो एनर्जी मतलब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mL² T-2। तो वही लिखना है, U1 की जगह पे लिखना है mL² T-2। अभी N2 की बात कर रहे हैं, N2 के बारे में हमें नहीं पता, ओके, क्योंकि न्यू सिस्टम या फिर ये X वाला जो सिस्टम है इसमें N2 के बारे में बताया नहीं है, उसके बारे में पता करना है। U2 वापस से सेम लिखना है mL² T-2। हमें क्या कह रहे हैं कि ये जो नया सिस्टम है X, इसमें m का वैल्यू जो है वो है अल्फा, L का वैल्यू जो है वो है बीटा और T का वैल्यू है गामा। तो ये जो दिया है उसे लिख देते हैं 4.2। देखो SI सिस्टम में तो वैसे ही लिखो mL² T-2, राइट साइड में लिखो N2 और यहाँ पे लिखो अल्फा बीटा टू पावर स्क्वायर और गामा टू पावर -2। SI सिस्टम में आपको पता है मास के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है kg, ओके। और अल्फा, ये देखो अल्फा kg दिया है, बीटा मीटर दिया है और गामा सेकेंड्स। यूनिट्स भी साथ में लिख दो। अल्फा क्या दिया है इसे अच्छे से लिख देते हैं। अल्फा क्या दिया है? अल्फा kg दिया है, ओके। बीटा मीटर ये पूरे का स्क्वायर और गामा जो है सेकेंड ये पूरे का -2। यूनिट्स के साथ लिखना है ताकि आप लेफ्ट और राइट साइड को कैंसिल आउट करने में इजी कर पाओगे। तो 4.2। SI सिस्टम में मास के लिए हम kg यूज करते हैं, लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकेंड -2। इसे RHS से इक्वल करो, अल्फा kg, ओके, बीटा स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एक्सपांड कर दो, गामा -2 सेकेंड -2 और ऐसे लिख दो। मीटर स्क्वायर kg सेकेंड इनवर्स, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल होगा। तो 4.2 किससे इक्वल होगा? N2 अल्फा बीटा स्क्वायर गामा टू पावर -2। अभी हमें N2 की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो n2 को एक तरफ रखो, बाकी सारे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा टू पावर -2। तो यही नीचे लाया है हमने, ये जो पूरा टर्म है इसे हमने यहाँ पे नीचे लाया है। ओके, तो जब हम नीचे लाएंगे तो ऐसा हमें मिलेगा फॉर्मेट। बाद में हमें इसे सारे टर्म्स को ऊपर लाना है। तो 4.2 अल्फा टू पावर -1, जब हम ऊपर लाते हैं तो माइनस हो जाता है पावर, बीटा टू पावर -2 गामा टू पावर +2, मतलब ऑपोजिट होता है, बीटा +2 था तो -2, गामा -2 था तो +2, ये हुआ n2। यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, मतलब नए सिस्टम जो x वाला सिस्टम है उसमें ऐसा वैल्यू इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 और गामा स्क्वायर इन न्यू यूनिट्स। ये हमारा क्वेश्चन था रिलेटेड टू द अबव टॉपिक, जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट कांस्टेंट लेना था। इसके अलावा जो आगे के हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर में, उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। पहले तो हमने कन्वर्जन्स देखा था, 1 kg 1000 मीटर, ये हमें कैसे पता 1000 ग्राम सॉरी, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला एक टैब्यूलर फॉर्मेट से। पहले हम स्टार्ट करेंगे डेसी, सेंटी, मिली, ओके, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। एटो भी होता है जो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन हमें मेन यही चाहिए रहते हैं। तो डेसी रहता है 10 टू पावर -1, सेंटी 10 टू पावर -2, मिली 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -12 और लास्ट में 10 टू पावर -15। ये जो है ये प्रीफिक्स होता है, ओके, और ये जो है ये पावर्स होते हैं, पावर ऑफ 10। वैसे ही एक और होता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गिगा, ओके, टेरा, पेटा और लास्ट में एक्सा। ओके, पेटा तक ही हम देखते हैं। तो यहाँ से होता है 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, फिर मेगा होता है 10 टू पावर 6, गीगा 10 टू पावर 9, टेरा होता है 10 टू पावर 12, ओके, और पेटा होता है 10 टू पावर 15। तो यहाँ पे इसका यूज कैसे होता है? सपोज आपको दिया है 1 डेसीमीटर, इसे आपको कन्वर्ट करना है 1 डेसीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है। तो ये जो है ये प्रीफिक्स है, मीटर के पहले हमने ये जो है ये प्रीफिक्स लगाया है। डेसी के जगह पे आप लिखो जो यहाँ पे दिया है 10 टू पावर -1, ओके, इससे 1 से मल्टीप्लाई करो और लास्ट में मीटर वैसे ही लिखो। मतलब क्या किया आपने, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। तो 10 टू पावर -1 मीटर, तो 1 डेसीमीटर क्या हुआ, 10 टू पावर -1 मीटर। आपको समझा रहेगा। देखो डेसी जो है ये जो भी प्रीफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स को डायरेक्टली आप ये टेबुलर फॉर्मेट से देखो, डेसी के लिए कौन सा टर्म दिया है 10 टू पावर -1, तो डायरेक्टली वो लिख दो और डेसी को हटा दो, तो 10 टू पावर -1 मीटर। सपोज आपको दूसरा कुछ देते हैं 200 सेंटीमीटर कन्वर्ट टू मीटर, तो सेंटीमीटर, सेंटी के लिए आपने जो टर्म यूज किया था वो था 10 टू पावर -2, तो आप 200 सेंटी के जगह पे आप लिख दो 10 टू पावर -2, मीटर को वैसे ही लिख दो। तो आपने क्या कर दिया, 200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज 200 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। अगर वैसे ही आपको दिया है 300, ओके, सपोज टेरा मीटर दिया है और कन्वर्ट टू मीटर, ओके। टेरा मतलब क्या था, टेरा मतलब 10 टू पावर 12, तो डायरेक्टली इसे लिख दो 300, टेरा के जगह पे बस लिख दो इंटू 10 टू पावर 12, मीटर तो वैसे ही रहेगा मीटर, तो आपने टेरा मीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो जस्ट ये प्रीफिक्स है ना, उसका टैबुलर फॉर्मेट लर्न कर दो, मतलब उसके आसपास डेसी के लिए 10 टू पावर -1, सेंटी के लिए
10⁻⁻2 मिली के लिए 10⁻3। ये केवल मीटर के लिए ही नहीं, अगर आपको ऐसे दिया है 10 मिलीलीटर, ओके, 10 मिलीलीटर को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है सपोज, तो 10 तो वैसे ही लिख दो। मिली के लिए आप कौन सा टर्म यूज करते हो, यहाँ पे देखो 10⁻³ यूज करते हो, तो मिली के लिए आप लिखो 10⁻3। लीटर वैसे का वैसे ही आएगा, मतलब आपने 10 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करके दिखाया है, ओके। और भी कन्वर्शंस चाहिए तो आप एग्जाम्पल्स पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर रिप्लाई दे दूंगी। तो ये थे जो हमें कन्वर्शंस के लिए यूज होता है। जो डायमेंशनल एनालिसिस है उनमें कुछ लिमिटेशंस होता है। अभी कौन कौन से लिमिटेशंस हम थोड़े डिटेल में देखेंगे। पहले लिमिटेशंस होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि एक क्वांटिटी वेक्टर है या फिर स्केलर है, ओके। स्केलर और वेक्टर जो है ये हमें पता नहीं चलता वो क्वांटिटी को देख के। सेकेंड लिमिटेशन है मतलब हम फिजिकली या फिर मैथमेटिकल डेरिवेशंस नहीं कर सकते, मतलब फॉर्मूला हमें पता नहीं चलता, हम केवल यही पता कर सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तीसरा लिमिटेशंस है कि डायमेंशनलेस जो क्वांटिटीज है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, एक्सपोनेंट्स, इनके भी हम वैल्यूज का डायमेंशन से कोई भी अता पता नहीं रहता। और फोर्थ जो प्रॉब्लम है मतलब हमें फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं पता चलता, ये तो सेकेंड पॉइंट था। फोर्थ जो पॉइंट है, इट फेल्स टू डिराइव एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन। अगर हम कहें फोर्स इज 6π∗RV, तो यहाँ पे ये दो टर्म के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता डायमेंशन से, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस है, ओके। इसके अलावा हम थोड़े डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो हमने देखे थे एनर्जी के, जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए, वो है mL²T-2। बाद में एक और याद रहना चाहिए जो है फोर्स, जो है mLT⁻²। ये दो हमें याद रहने ही चाहिए, बार बार पूछे रहते हैं। उसके अलावा आप थोड़े और ऐड कर सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर के लिए आपको पता है केल्विन यूज करते हैं कैपिटल के। उसके अलावा आप पोटेंशियल के लिए भी फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियल क्या है, W/Q, वर्क डन टू टेक अ चार्ज, यूनिट चार्ज अक्रॉस दी एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो वर्क के लिए फॉर्मूला होता है mL²T2। और चार्ज जो है हमें पता है करंट इज नथिंग बट Q/T। तो चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम। करंट के लिए हमने क्या दिया था, एम्पियर, और टाइम के लिए t। तो आप इसे सॉल्व करो, mL² A⁻⁻1 T⁻3। ये अपना पोटेंशियल क्या आया, T⁻3। ए के जगह पे आप I भी लिख सकते हो, ओके, दोनों में से कोई भी चलता है। तो ये थोड़े थे जो हमें डिस्कस करने थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं लेक्चर का।